नमस्कार, मैं हूँ रंजन कुमार और आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार। इसमें चल रही है कहानी मेरे उपन्यास बड़ा बाबू पर आधारित अतश्री नवल नारायण कथा और आज इस कथा का 34वां अंक। इसके पहले 33 अंक आपके बीच आ चुके हैं और 33वें अंक की कहानी अगर आपको याद हो, आपको माया और कंस की कहानी याद हो 32वें अंक की, उसके बाद 33वें अंक की कहानी याद हो, तो आज उसके आगे बढ़ते हैं। सम्मुख बैठे हमारे दो श्रोता जनार्दन चाचा और संजय भैया। उन्होंने लानतें भेज दी थी वहां पर नवल नारायण और माया के जो कर्म थे, माया और कंस के जो कर्म थे। और पिछले दिनों की कहानी में यह भी जिक्र आया था, हंस जी के खानदान का भी जिक्र आया था। हंस जी कितने बड़े खानदानी थे। हालांकि ये कहानी आगे जहां पर आएगा वहां मैं आपको फिर से याद दिला दूंगा कि ये कहां की बात है, कहां ये वार्ता होती है रंजितवा और हंस जी के बीच। लेकिन अभी जो कहानी उस दिन वहां पे चल रही थी, रंजितवा को नवल नारायण बहुत पिटाई करते हैं। माया ने पूरे खेल को घुमा दिया है। अपने हिसाब से उसने नवल नारायण को बताया है कि क्या घटना घटी है, जो कि सच बिल्कुल भी नहीं है। और नवल नारायण अपने गलत काम को छुपाने के लिए, माया ने अपने गलत काम को छुपाने के लिए जिस तरह से चीजों को बताया, और उसके बाद नवल नारायण अपनी उस शर्मिंदगी से बचने के लिए जब वो खुली छत पर कर रहे थे, ये सब जाने सोचे बिना कि आसपास के लोग भी देखेंगे, एक सामाजिकता भी होती है जो इंसान को निभाना पड़ता है। और फिर सुबह अरनौआ उसका जिक्र करता है रंजितवा के साथ। रंजितवा को पता है कि जिसका ये जिक्र कर रहा है उसी के लिए उसकी पिटाई हुई है थोड़े दिनों पहले। वो मना करता है, लेकिन फिर भी अरनौआ नहीं मानता है। इसकी कुछ बात माया के कानों में जाती है और कुछ बात नवल नारायण के कानों में जाती है। अब जब नवल नारायण पूछने लगते हैं तो माया पूरी कहानी को ट्विस्ट कर देती है और अरनौआ साइलेंट हो जाता है और पूरी तरह से रंजितवा को दोषी ठहरा दिया जाता है, जिसमें रंजितवा का कहीं कोई कसूर नहीं है। ये कहानी सब आप पिछले अंक में सुन चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब जो उस कहानी में मुखिया जी हैं, वो जो दक्षिण गांव के मुखिया जी हैं जो रंजितवा का इलाज करा रहे हैं, वो मुखिया जी की एक बेटी है जो उसी स्कूल में प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका है और वो रंजितवा को बहुत मानती है। तो मुखिया जी ने जब ये कहा कि मैं अपनी बेटी को यहां पे रोकूंगा, जो रात में इस बच्चे की देखभाल के लिए रुकेगी, तो जहां पे रंजितवा अभी रह रहा है उससे मात्र 5-10 घर की दूरी पर एक और शिक्षिका का घर था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इनको रुकने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पे हूं, तो मैं यहां पे रात में आकर के देखभाल कर लूंगी। तो मुखिया जी फिर सहमत हो जाते हैं। मुखिया जी ऐसी व्यवस्था बनाते हैं। नवल नारायण माया के ऊपर मुखिया जी को भरोसा नहीं रहता है। और जब फिर दिन में स्कूल भी चल रहा होता है तो एक एक करके 2-2, 2.5-2.5, 3-3 घंटे के लिए बदल बदल के अलग अलग शिक्षिकाएं, जो और उस स्कूल में 3 शिक्षिकाएं थी, उनमें से 2 आके फिर बैठती रहती हैं। उसमें से एक मुखिया जी की बेटी भी है और एक और दूसरी शिक्षिका है। रंजीतवा के साथ उसकी वो दोस्त जो साथ पढ़ने वाली है, वो आकर के बैठी रहती है। वो लोग इसे दवा देते हैं, इसके जख्मों पे मलहम लगाते हैं। माया अपनी शर्मिंदगी में दूर दूर बनी रहती है। नवल नारायण को कुछ समझ नहीं आ रहा है, हो क्या रहा है, हो क्या गया ये हमारे साथ। शिक्षिकाओं ने नवल नारायण के वस्त्रों पर थूक दिया था, तो अब नवल नारायण की हिम्मत भी नहीं होती थी उनके सामने आने की, उनके पास जाने की। स्कूल के जो हेडमास्टर साहब थे वो नवल नारायण की तरफ देख के बात भी नहीं करते थे नवल नारायण से कुछ। मुखिया जी भी जब नवल नारायण के सामने से गुजरते थे, नवल नारायण उनके सामने से कभी गलती से गुजर जाए तो जो मुखिया जी पान खाए रहते थे वो पान को पुच्छ से थूक देते थे देख करके।
नवल नारायण हाथ जोड़ के प्रणाम करे तो मुखिया जी अपना चेहरा घुमा लेते थे दूसरी तरफ। तो नवल नारायण के अंदर इरिटेशन बढ़ता जा रहा था और ये गुस्सा रंजीतवा के प्रति बढ़ता जा रहा था कि पता नहीं उसने क्या क्या बता दिया जिसके चलते हमारी ये हालत हुई और ये लोग हमसे इतना चिढ़ रहे हैं। लेकिन नवल नारायण को अभी डर था कि मुखिया जी दबंग है और अभी इन्होंने जाने क्या बात समझ लिया है हमारे बारे में। तो अब अगर ये पुलिस केस कर देंगे, पुलिस को बुला लिया तो फिर तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो नवल नारायण अभी चुप रहने में अपना भला समझ रहे थे और एक तरह से नवल नारायण को खुशी भी था कि उनको इलाज कराने के लिए पैसा नहीं लगाना पड़ रहा है, खुद मुखिया जी ही अपना देख रहे हैं, डॉक्टर की फी दवाई। तो दूसरा कोई बाप को शायद शर्मिंदगी होती, लेकिन नवल नारायण को इसकी कोई शर्मिंदगी नहीं है। तो इस पर जनार्दन जी पूछते हैं रंजन बाबू ये को सवाल पूछना है, ये नवल नारायण को पता था क्या कि रंजितवा उनका बेटा नहीं है? ये रंजितवा को कैसे माया लाई है और हंस जी ने इसमें क्या खेल किया है, क्या ये नवल नारायण को अब तक पता चल गया है? तो मैंने कहा नहीं जनार्दन चाचा, ये नवल नारायण को पता नहीं है, लेकिन माया ने विक्टिम बना करके जिस तरह से रंजितवा को पेश किया है, तो नवल नारायण को इन सब चीजों के लिए कोई शर्मिंदगी नहीं होती। नवल नारायण को कभी अपने किसी बच्चे से कोई खास लगाव नहीं रहा। इसके पीछे कारण यह है कि नवल नारायण के समाज में इतनी सारी औरतों के साथ अनैतिक रिश्ते हैं कि अगर आपको याद हो, ये मीतल प्रसाद गदाईपुर के, जिनका स्वभाव बड़ा शीतल है, उनकी पत्नी के साथ रिश्ते में रहते हुए और उस बच्चे को नवल नारायण ने मार दिया था, उसके मुंह में खैनी डाल के उसका गला दबा दिया था। वहां तो नवल नारायण को कंफर्म पता था कि इस बच्चे के बारे में चर्चा शुरू हो गई है कि मित्तल प्रसाद का पुत्र मित्तल प्रसाद जैसा नहीं दिखता है, ये दोनों पति पत्नी काले हैं सांवले हैं, तो ये बेटा इतना गोरा कैसे हो सकता है, बेटे का चेहरा नवल नारायण से मिलता है। ये चर्चा समाज में शुरू हो चली थी और नवल नारायण ने उसे अपने रास्ते से हटा दिया था। नवल नारायण को पता था कि यह हमारा पुत्र है, हमारे गलत रिश्तों का ये पाप का फल है। तो नवल नारायण को इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। नवल नारायण अपनी इज्जत बचाने के लिए, नवल नारायण वो चरित्र है जो कुछ भी कर सकता है। तो संजय भैया कहते हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं रंजन बाबू, देख करके तो ऐसा ही लग रहा है। तो मैं संजय भैया को समझाता हूं कि संजय भैया देख के सिर्फ ऐसा ही नहीं लग रहा है, जब ये कहानी खत्म होगी तो आपको समझ में आएगा कि नवल नारायण जैसा चरित्र आपको इस दुनिया में बहुत ही कम देखने को मिलेगा। जब नवल नारायण के बाप को नवल नारायण की जरूरत थी तब ये अच्छा बेटा नहीं था, अपने मां के लिए अच्छा बेटा नहीं था। आगे ये अभी कहानियों में मैं प्रमाणित करूंगा कि नवल नारायण की पत्नी जब व्यवहार करती है दत्त बाबू के साथ और दत्त बाबू की पत्नी के साथ, तो ये सब जानने सुनने के बाद भी नवल नारायण कोई इस पे लगाम नहीं लगाते। अपनी पत्नी के ऊपर नवल नारायण का कोई नियंत्रण नहीं है। जब नवल नारायण की पत्नी माया नवल नारायण को बाप को सताने लगती है, उसकी मां के साथ दुर्व्यवहार करती है, तब नवल नारायण ने बेटे का फर्ज नहीं निभाया। नवल नारायण के भाइयों को जब भाई की जरूरत थी, तब नवल नारायण एक अच्छा भाई नहीं बना, अपने अहंकार में डूबा एक अलग ही किस्म की दुनिया में चल रहा था। और जब बाद में नवल नारायण के बच्चे अपने पिता को ढूंढ रहे थे, तब नवल नारायण एक पिता नहीं था। पूरा जीवन आप देखेंगे नवल नारायण एक सिर्फ दुष्कर्मी का जीवन जिया है। और नवल नारायण मित्र कैसा है ये तो आप जान ही चुके हैं, ये महेंद्र लाल का भी मित्र है, बुची साहब का भी मित्र है, मित्तल प्रसाद का भी मित्र है। और जिसका मित्र है उसी की पत्नी के प्रति इसका बुरा नियत है, बुरी नियत के साथ उसकी पत्नियों से जुड़ा है। गांव में और भी कई लोगों के ये अच्छा मित्र है और कई लोगों की पत्नियों के फेर में, कहा था मैंने पहले कहानी में बताते हुए कि कई जगह इनकी दाल नहीं भी गली। तो इस आदमी की नीयत लेकिन वैसी ही रही है। अगर आप मित्र के रूप में देखेंगे तो नवल नारायण आपको एक फेल इंसान दिखेगा, एक पिता के रूप में देखेंगे तो फेल इंसान मिलेगा, एक पुत्र के रूप में अपने माता पिता के लिए देखेंगे तो ये आपको फेल इंसान मिलेगा। जब इसके भाइयों को भाई की जरूरत थी तो फिर ये भाई के रिश्ते में फेल मिलेगा। तो आपको इस इंसान के जीवन का जब मूल्यांकन करने बैठेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि आखिर नवल नारायण ने जिया किसके लिए।
तो पूरी कहानी का मूल्यांकन जब मैं नवल नारायण के जीवन का करने बैठता हूं तो मुझे नजर आता है नवल नारायण समाज का एक चरित्रहीन, बहुत ही नीचा गिरा हुआ पतित, पतन की पराकाष्ठा में भी बहुत नीचे पतित इंसान है। और जिस रिश्ते को भी नवल नारायण की जरूरत थी, किसी भी रिश्ते के प्रति नवल नारायण ईमानदार नहीं रहा है। न इसने पिता के रिश्ते को ठीक से निभाया, न पुत्र के रिश्ते को, न भाई के रिश्ते को, और न एक पति के रिश्ते को। पूरी जिंदगी इसकी स्वार्थपूर्ण जिंदगी है और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपनी खुशियों के लिए इसने बाकी दूसरे हर एक की खुशियों का गला घोंटा है। लेकिन समाज में दिखना है कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, और इसके लिए जिस हद तक इसको नाटक करने की जरूरत है, यह नाटक करेगा और नाटक किया है। और इसके इसी अभिनय को यहां पे इस कहानी में आज श्री नवल नारायण कथा में मैं आपके बीच रख रहा हूं। तो जनार्दन चाचा कहते हैं ये तो आधा तो समझ में आने लगा है रंजन बाबू, कि नवल नारायण कैसे रहे हैं। नवल नारायण चीज क्या है असल में। जो हम लोग जानते थे, नवल नारायण का एक दूसरा ही रूप हमें आज देखने को मिल रहा है, जितनी अब तक कहानी आपने बताई है। संजय भैया कहते हैं चलिए आगे का कहानियां बताइए रंजन बाबू, उत्सुकता है कि आगे क्या होता है। तो मैं उन दोनों को बताता हूं कि आगे ये होता है संजय भैया, कि नवल नारायण खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे की तरह, बस शर्म तो है नहीं नवल नारायण में, लेकिन हां गर्दन फिर भी झुकी हुई है। शर्म से नहीं, खीज से। जो लानतें उस पर भेजी गई हैं उससे, जो शिक्षिकाओं ने उसके वस्त्र पर थूक दिया था उसी के घर में खड़े होके, उसके कारण गुस्सा बहुत है नवल नारायण को। लेकिन समझ नहीं आ रहा किस पर उतारे। हमने उसी दिन कहा था कि अब नवल नारायण के साथ समस्या यह है कि नवल नारायण को पूरी कहानी भी नहीं पता है, क्योंकि कंस के साथ माया के रिश्ते क्या है ये नवल नारायण को नहीं पता है। कंस अपनी पत्नी को सती साध्वी सती सावित्री मान रहा है, हाँ ये नवल नारायण मान रहे हैं। ये नहीं पता है कि ये माया ऐसा भी खेल रचा सकती है कि अपने भाई के साथ भी गलत रिश्ते में हो सकती है। नवल नारायण को यह इल्म भी नहीं है कि हमें पचनामा जो बुलाया गया था, और जिसके बाद परनौआ का जन्म होता है, अरनौआ का, कोई उस बालक को अरनौआ कहता है, कोई परनौआ कहता है, चलते रहता है इसका नाम ऐसे ही। तो नाम रखल गया था अरनौआ, कोनो अरनौआ कहता है, कोनो परनौआ कहता है, कोनो बरनौआ कहता है, कोनो खाली नौआ कहता है। तो जिसके बारे में आपको बताया था कि वहां संभावनाएं बहुत हैं, कई लोग पिता हो सकते हैं। गांव का रतन मिश्र पिता हो सकता है, बिसुनुआ पिता हो सकता है, और इन दोनों के साथ गलत रिश्ते में देख लिया था तो कंस ने अपनी बहन के साथ गलत कारनामा किया था, तो कंस पिता हो सकते हैं, नबी मियां पिता हो सकते हैं। और फिर ये सबको ढकने के लिए नवल नारायण को बुलाया गया था हंसनी जी और हंस जी के द्वारा। थी सब कहानियां पीछे के एपिसोड में सुन चुके हैं। और उस पाप का प्रतिफल है अरनौआ। लेकिन नवल नारायण को ये इल्म भी नहीं है कि ये कंस के साथ माया के रिश्ते हैं, और इस रिश्ते को सब जानते हैं। हंसनी जी को भी पता है, हंस को भी पता है, कंस तो खैर रिश्ते में तो कंस को तो पता है ही, और सब मिलके हमें धोखा दे रहे हैं, सब मिलके हमें बना रहे हैं। अब हालांकि नवल नारायण का भी क्या चरित्र है ये आप जानते हैं, तो दोनों पति पत्नी की जुगल जोड़ी बहुत तगड़ी है। लेकिन अब जो परिस्थिति वहां वजीरगंज में उत्पन्न हो गई है, अब नवल नारायण जब उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो नवल नारायण खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे की तरह केवल किसी तरह से देखने भर को विवश है। समय गुजरते जाता है, 8 से 10 दिन समय लगता है, और वो 8 से 10 दिन का समय में वो जो एक स्कूल की शिक्षिका है, जो रंजीतवा के घर के बगल में ही रहती है, वो रोज रात में आके रंजीतवा के साथ सोती है। वो अपने घर से खाना बना के लाती है, जो रंजीतवा को खिलाती है। वो जो रंजीतवा के साथ पढ़ती है वो लड़की, वो अपने घर से खाना लेकर के आती है। जो और दो शिक्षिकाएं हैं जो मिलने आती हैं, वो कुछ ना कुछ लेकर के आती हैं। और रंजीतवा इस बीच में माया का बनाया हुआ ना तो खाना खा रहा है, ना तो नवल नारायण के घर का कोई वो खाना खा रहा है। उसके शिक्षक उसकी देखभाल कर रहे हैं,
मुखिया जी उसकी देखभाल कर रहे हैं। वो डॉक्टर के पास ले जाते हैं, वो डॉक्टर के पास से ले आते हैं, वो उन्होंने दवाओं की व्यवस्था करी है और लगातार रंजीतवा के पास उनमें से किसी न किसी की उपस्थिति बनी हुई है, दिन-रात। जब तक स्कूल की दूसरी शिक्षिका नहीं आती तब तक वो शिक्षिका रंजीतवा के साथ रहती हैं। फिर वो अपने घर चली जाती हैं और स्कूल में जो 2 शिक्षिकाएँ हैं वो एक-एक करके 4-4 5-5 घंटे की शिफ्ट में रंजीतवा के साथ बैठी रहती हैं। रंजीतवा की वो दोस्त पढ़ने वाली साथ वो बैठी रहती है साथ। फिर रात को वो अपने घर वो दोस्त सोने चली जाती है जब शिक्षिका जो पास वाली है वो रंजीतवा के पास आ जाती है। तो इस तरह रंजीतवा का समय बहुत अच्छे से कटता है। रंजीतवा को अपने दुःख का एहसास नहीं होता है और उन लोगों ने रंजीतवा की बहुत सेवा करी। धीरे-धीरे रंजीतवा ठीक हो गया। मुखिया जी ने नवल नारायण को बुला करके फिर धमकाया। बोला, "अब कल से हमारी शिक्षिका नहीं जाएँगी आपके यहाँ सोने के लिए, लेकिन अगर इस बच्चे को फूल से भी अगर आप लोगों ने छुआ, हम पूछेंगे रोज उस बच्चे से और अगर आपने फूल से भी उस बच्चे को छुआ, डंडा तो छोड़ दीजिए।" तो वजीरगंज के थाने में अगले दिन आप अपने आप को बंद पाएंगे और साथ में मुखिया जी ने धमकी दी कि नवल नारायण यहां आपका जमानत कराने के लिए मेरी इच्छा के बिना आपका यहां से जमानत भी नहीं होगा। मैं ये भी देखूंगा कि कौन माई का लाल है जो फिर आपका जमानत करा लेता है। तब नवल नारायण बहुत बुरी तरह डर जाते हैं। माया से ये सब बात साझा करते हैं, कहते हैं रंजीतवा को बिल्कुल मत डांटना, बहुत प्रॉब्लम है। सो लेकिन देखते हैं कब तक हम यहाँ वजीरगंज में रहते हैं। जब वजीरगंज से जाएंगे तब रंजीतवा से निपट लेंगे। अब नवल नारायण के अंदर इरिटेशन भरता है। अब नवल नारायण क्या करते हैं, जो बकलेसवा बहुत छोटा है जिसको कोई कलम पेंसिल की जरूरत नहीं है, उसके लिए भी उस जमाने की बात कर रहे हैं 82-83 की, उस समय में 10-10 रुपए का कलम ला करके देते हैं, अरनउआ को देते हैं, दिखा दिखा के रंजीतवा को देते हैं, ये लो ये बकलेसवा का कलम, ये लो ये अरनउआ के लिए कलम, और कहते हैं इसको तो मैं पूरी जिंदगी तरसाऊंगा। फिर माया हाँ में हाँ मिलाती है, कहती है इसने काम ही ऐसा किया है तो। और रंजीतवा केवल बस टुकुर टुकुर निहारते रहता है। ये जो कहते हैं वो सुनता रहता है, जो मिल जाता है खा लेता है, कभी मांग किसी चीज की नहीं करता, क्योंकि उसे बहुत सारी चीजें समझ आ गई है। ये नहीं पता है उसे कि ये हमारे माता पिता नहीं है, ये हमारे जैविक माता पिता नहीं है, इसलिए ये सब मेरे साथ हो रहा है। लेकिन हाँ, उसके साथ जो ये भेदभाव हो रहा है उसे वो देखता रहता है। जब भी स्कूल जाता है उसके शिक्षक महोदय फिर पूछते हैं, शिक्षिकाएं पूछती हैं, कुछ किया तो नहीं, डांटा तो नहीं? रजतवा बताता है कि नहीं। ये जो भेदभाव हो रहा है ये भी वो नहीं बताता है। उन्हें लगता है सब कुछ सामान्य हो गया। लेकिन वो जो रजतवा के साथ की वो दोस्त है, वो जो लड़की उसके साथ पढ़ती है, वो रंजितवा के हर सुख दुख का साझीदार है, क्योंकि रंजितवा अपनी सब बातें उससे बताता है। उसी क्रम में रंजितवा ये भी बताता है कि नवल नारायण घर में माया को पर्ची साइन करके देते हैं और वो पर्ची फाड़ करके अपना माया देती है और बाहर जो फेरी वाला बेचने आता है, नवल नारायण का वो सिग्नेचर किया हुआ एक पर्ची फाड़ के देने से अरनउआ को नारियल मिल जाता है, मूंगफली मिल जाता है, दो सिग्नेचर, दो दस्तखत किया हुआ दो कागज माया देती है और कहती है जाओ नारियल जिसको कहते हैं गड़ी लेकर के आओ। माया फरमाती है जाओ गड़ी लेकर के आना, जाओ मूंगफली लेकर के आना, और फिर आने के बाद कहती है हम क्या करें, उन्होंने मना कर रखा है और तुम उनसे माफी नहीं मांग रहे हो। मतलब वो रंजितवा को कहती है तुम नवल नारायण से माफी नहीं मांगोगे तो हमें तो इन्हीं दोनों के लिए लाने के लिए इजाजत मिला है, तुम चाहो तो इसमें से एक मूंगफली लेकर के टेस्ट कर सकते हो, हम उनसे चुप के तुमको इतना ही दे सकते हैं। रंजितवा इनकार कर देता है अपने स्वाभिमान के साथ कि उसे कुछ नहीं चाहिए। और ये क्रम फिर अगले बहुत समय तक चलता रहता है।
और बीच-बीच में माया कहती है, तुम जाओ एक दिन और उनका पैर पकड़ लो अपने पिता का और कहो मुझे माफ कर दीजिए। रंजीतवा पूछता है मैंने गलती क्या की है? जो गलती की है उसकी तो माफी मांग सकता हूं कि मुझसे कुछ गलती हो गई। मेरी गलती क्या है? जाहिर सी बात है रंजीतवा के इस बात पर माया तर्क नहीं करेगी, क्योंकि रंजीतवा आगे खोलता है मैंने तो कुछ किया नहीं था, झूठ तो आपने बोला है, जो हुआ नहीं था वो आपने वो कहा है, उसके बाद मेरी पिटाई हुई है, तो गलती तो आपने करी है या तो गलती उन्होंने करी है जिन्होंने आपके ऊपर भरोसा किया और मुझे मारा, पूरी सच बात जाना नहीं। मेरी क्या गलती है? मैंने जो देखा वो मैंने वो भी तो मैंने नहीं कहा था, वो भी तो आप और कंस मामू पूछने ही आए थे हमसे और मार के पूछने आए थे पिटाई करके, तब हमने बताया था। उस दिन तो हमने कोई बात ही नहीं करी थी, लेकिन वो माया को बताता है। जब फिर ये पुराने तर्क की बातें उठती हैं तो माया फिर से पीछे पड़ती है, बोली तुम बहुत जिद्दी हो, जाओ उनके चरण पकड़ लो और कहो पापा हमको माफ कर दीजिए, वो माफ कर देंगे, फिर तुम्हारे लिए भी ये सब चीजें उपलब्ध हो जाएंगी। तो रंजीतवा कहता है गलती तो पता हो किस चीज की माफी मांगनी है। तो माया कहती है किसी भी चीज की माफी नहीं मांगनी, केवल कहना है आगे से मैं कुछ नहीं करूंगा। तो रंजीतवा पूछता है मैं क्या नहीं करूंगा आगे से, यही तो पहले पता चले कि मुझे क्या नहीं करना है, क्या मैंने ऐसा किया था जिसकी सजा मिली है। तो माया अब मार तो सकती नहीं, तो डांट टपट के बोलेगी तो फिर लो भुगतो और क्या। तो रंजीतवा कहता है क्या भुगतना है, जी रहे हैं जैसे जीना है। फिर माया कहती है अगर तुम्हें भी नारियल चाहिए, तुम्हें भी गड़ी चाहिए, तुम्हें भी मूंगफली चाहिए तो उनसे माफी मांगनी पड़ेगी, उनको खुश करना पड़ेगा और तब तक उनके चरणों से लटके रहना पड़ेगा जब तक वो खुश ना हो जाए। और फिर जब वो कह देंगे कि इसके लिए भी ले लीजिएगा, तब हम ले सकेंगे। तो हमको अच्छा तो नहीं लगता है कि हम तुम्हारे लिए नहीं ले रहे हैं, तुमको नहीं दे रहे हैं। तो जनार्दन चाचा पूछते हैं ये माया कैसी बातें कर रही है। नवल नारायण क्या बैठ के देख रहे थे रंजन बाबू, चाहती तो जो भी आया है उसमें बराबर हिस्सेदारी दे सकती थी ना उसको। मैं बोला नहीं जनार्दन चाचा, यही तो माया का खेल है, क्योंकि सारा खेल ही माया ने करा है। और माया को ही पता है कि हमें ये भेदभाव जारी रखना है, ये भेदभाव करना है, लेकिन अपने आप को दिखाना है कि मैं तुम्हारे लिए भी बहुत चिंतित हूं। और माया इस चरित्र में बहुत माहिर खिलाड़ी है। माया आपके सामने आपका कान काट लेगी और आपको एहसास नहीं होने देगी कि हमने आपका कान काट लिया है। और अगर किसी तरह से आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने मेरा कान काट लिया है और आप माया से बात करने लगेंगे, तो माया आपको बार बार यही जताने की कोशिश करेगी कि ये जो कान आपका हम काटे हैं इसमें भी मेरी गलती नहीं है, ये आप ही के गलती के चलते आपका कान कटा है। अब आप तर्कों में माया को पकड़ लेंगे तो भी माया आपको अंततः वहीं पे ला करके रोकेगी। जब देखेगी कि अब कोई तर्क नहीं है मेरे पास, तब कहेगी जाने दो हमको बात नहीं करना है, लेकिन गलती तुम्हारी है इसीलिए तुम्हारी कान कटी है। माया इसमें पूरी तरह से प्रवीण है। संजय भैया कहते हैं अगर माया प्रवीण नहीं होती तो मायके से ही माया के इतने सारे लोगों के साथ गलत सलत रिश्ते थोड़ी ना होते। तो फिर मैं आगे की कहानी बताता हूं कि सही कह रहे हैं संजय भैया। माया इन सब चीजों में इतनी प्रवीण है कि माया को इन सब चीजों में कभी पकड़ा ही नहीं जा सकता। ये तिरिया चरित्र का ऐसा गुण माया के पास उपलब्ध है कि नवल नारायण के सामने आते ही आवाज एकदम धीमा और ऐसे रो पड़ेगी आंखों में आंसू भर के, जैसे लगेगा कि पूरी दुनिया की सबसे निर्दोष स्त्री यही है माया। और जैसे ही नवल नारायण विदा लेते हैं फिर देखिए माया के चीखने का अंदाज, पता नहीं उस आवाज में फिर पता नहीं कहां से ताड़का सी हंसी, ताड़िका की तरह आवाज, ताड़िका की तरह कर्कश होके चिल्लाना। फिर आप यकीन ही नहीं कर सकेंगे कि ये वही माया है जो थोड़ी देर पहले नवल नारायण के सामने पेश आ रही थी। ये दोहरा चरित्र माया का शुरू से रहा है।
और रंजितवा इस दोहरे चरित्र का विक्टिम भी शुरू से रहा, और उसे जब समझ ही नहीं आ रहा था कि किस चीज की माफी मांगनी है, तो उसने माफी नहीं मांगी, और धीरे धीरे समय पंख लगा के उड़ता गया। नवल नारायण ने पाबंदियां लगाई, रंजितवा के लिए वस्त्र नहीं आए। होली का समय आया, रंजितवा के लिए वस्त्र नहीं आए, रंजितवा के लिए पिचकारी नहीं आई, रंजितवा के लिए कोई खाने का सामान नहीं आता। जो अरनउआ चाहता है मिल जाता है, बकलेसवा जो चाहता है मिल जाता है, और नवल नारायण जो ला के देते हैं साथ में कह के देते हैं, उसे नहीं देना है, उसे तरसाना है, वो उसी लायक है। सुन लेता है रंजितवा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, क्योंकि फर्क पड़ना बंद हो गया था, क्योंकि अब रंजितवा के लिए भी ये लोग ज्यादा महत्व नहीं रखते। अब माया दूसरा खेल करती है, जो सामान्य जो भोजन मिलता है, माया उसमें एक खेल करती है। रंजितवा को भी बचा खुचा बासी रोटी दे दिया, सब्जी के बजाय नमक तेल दे दिया, इस तरह का चीज करने लगी। और साथ में देख रही है कि नवल नारायण तो ऐसे ही उसके पक्ष में नहीं है, तो उसको भी मौका लग गया है कि जो उसके साथ कर सकती है करे। और साथ में कहती है, उसको ये भी डर है ना कि कहीं नवल नारायण पूछ ना बैठे कि ऐसा क्यों कर रही हो, तो कहती है पिता के सामने खाना नहीं खाना चाहिए, छुप के खाना खाना चाहिए। पिता के सामने लेके थाली अगर अपनी गए खाने के लिए वहां पे बैठे, तो फिर समझ लो हम तुम्हारा क्या हाल करेंगे। तो ऐसे भी रंजितवा को नवल नारायण से कोई ज्यादा अटैचमेंट नहीं बन गया था, जो जाकर के नवल नारायण के सामने बैठ के खाता, तो वो अपना खाना जहां मिल जाता है उसको कमरे में बैठ के कोने में खा लेता है। लेकिन इस बात का जिक्र हाँ इसलिए क्योंकि बाद तक ये कार्यक्रम जब जारी रहा, तो माया ने इस चीज को अपना एक नया नाम दे दिया। बोली क्या, ये शर्माता है, रंजितवा नवल नारायण के सामने खाना खाने से शर्माता है। ये जो भेदभाव माया ने शुरू करा था रंजितवा के साथ खाना देने में भी, वो भेदभाव अंत तक जारी रखती है। और बाद की परिस्थितियों में आएगा, जब ये खुलता है तो कहती है ये शर्माता है, बहुत लजपोकड़ है ये, इसलिए इनके सामने तो ये खाना भी नहीं खाता है। इसके पीछे का सच क्या है, माया मना करके रखी है रंजितवा को कि कभी सामने खाना खाने जाना मत। और धीरे धीरे वहां से फिर रंजितवा को ये आदत में पड़ गया। उसे पता है कि माया का सच भी नहीं खुलने देना है, माया जो चाहती है वो भी होना है, और उसका इल्जाम भी अपने सर पे लेना है। तो इस चीज का रंजितवा अभ्यस्त हो जाता है। उसे पता है कि यही चीज होनी है, और ऐसे ही होनी है, और ऐसे ही यहाँ पे सब कुछ चलना है, और इसके विरोध में जाने से भी कोई होने वाला नहीं है, क्योंकि नवल नारायण को वही समझ आएगा जो माया कहेगी, और माया वही कहेगी जो उसे कहना है, जो उसे परिणाम प्राप्त करना है। क्योंकि अभी आपने देखा है, सच झूठ का तो कोई लेना देना नहीं है। माया तो जो चाह रही है वो परिणाम लाने के लिए सिद्धहस्त है, प्रवीण है, वो ऐसे ही कहानी बनाएगी, और ये कहानियां आगे तक बनती रहती है। ये आगे भी आपको कई घटनाओं में हम बताएंगे। जब जनार्दन चाचा को बताएंगे तो पाठकों तक भी ये बात पहुंचेगी, दर्शकों तक भी ये बात पहुंचेगी। इस बीच में एक दिन अरनउआ मांग करता है कि हमें तरबूज खाना है। अब नवल नारायण चिड़चिड़ा जाते हैं, तरबूज खाना है, ये कौन सी बात हो गई। तो माया लड़ पड़ती है, बोली तरबूज तो खाना, कौन सा बच्चे ने तरबूज मांग के गुनाह कर दिया। तो इस घटना का जिक्र इसलिए ताकि आप नवल नारायण जैसे चरित्र के बारे में थोड़ा अच्छे से समझ सके। वैसे तो नवल नारायण 10-10 रुपए का कलम ला करके दे रहा है बकलेसवा को, अरनउआ को। बकलेसवा तो लिखता भी नहीं है, तो माया को कहता है नवल नारायण, इसे सजा करके रख दीजिएगा, जब बकलेसवा बड़ा होगा तब इसको दीजिएगा। और रंजितवा के बारे में कहता है उसे कुछ नहीं देना है, उसे तरसाना है। उसके लिए जो पेन की एक रिफिल होती है ना, वो दे देता है, तुम इससे अपना लिखाई पढ़ाई कर सकते हो तो करो, पेन नहीं। और रंजितवा वैसे ही उसी से पढ़ता है, जबकि लिखने वाला बालक सिर्फ रंजितवा है, जिसको कॉपी पेन पे लिखना है। लेकिन पेन आता है अरनउआ के लिए, पेन आता है बकलेसवा के लिए, और रंजितवा को एक रिफिल पकड़ा देती है। माया देवी बोली वो यही ला करके दिए हैं, और नहीं तो तुम जाओ नवल नारायण से माफी मांग लो। ये हर चौथे दिन माया रंजितवा को समझाती है, और रंजितवा फिर वहीं अड़ा रहता है
क्या माफी मांग लूं? क्या गलती मैंने करी है? क्या मैं कहूं कि मुझे आगे से नहीं करूंगा मैं? और फिर माया के पास जब इसका कोई जवाब नहीं होता है, तो अंत में कहने लगते तो जाओ मरो, तुमको जैसे मरना है वैसे मरो, हम कुछ नहीं जानते। और वैसे ही जिंदगी चलती रहती है। लेकिन रंजितवा की वो जो दोस्त है, जो साथ पढ़ने आती है, साथ बैठने आती है, साथ खेलने आती है, उसे सब पता है। और जब अर्नव्वा कहता है कि हमको तरबूज खाना है, तो पता नहीं नवल नारायण का कौन सा मूड था, नवल नारायण जाते हैं और 16 किलो का एक तरबूज लाके रख देता है और माया को कहता है खाओ, यही तरबूज खाओ, ठूस ठूस के तुम लोग खाओ, और आज के बाद कोई नाम नहीं लेगा कि हमको तरबूज खाना है। और 16 किलो का तरबूज देखे तो माया का ऐसे ही हालत खराब। अब माया तरबूज को काटती है। अब बकलेसवा कितना तरबूज खाएगा, और नौवा भी कितना खाएगा, और माया खुद भी कितना खाएगी। और कुछ नवल नारायण को काट के दी। अब तरबूज तो आधा भी खत्म ना हुआ, आधा का आधा में ही सारे अफर गए। तब माया देवी को समझ आता है कि इसको रंजितवो को तरबूज दे, क्योंकि इसको खत्म करना है, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। तो माया देवी पहुंचती है रंजितवा को देने तरबूज। रंजितवा मना कर देता है, बोला मुझे तरबूज नहीं खाना। और उस बीच में जो रंजितवा का जो दोस्त है, जो साथ पढ़ती है, वो आती है। वो कई बार यहाँ बैठती है और कई बार इसे अपने साथ ले जाती है अपने घर, कि हम साथ वहां बैठ के पढ़ेंगे, हम वहां खेलेंगे। और जाहिर सी बात है, रंजितवा को किसी से परमिशन लेने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि नवल नारायण अभी पिता के रोल में है नहीं, उनसे बात करनी नहीं है, माया से भी ज्यादा बात होती नहीं है। वो जब आती है लड़की और वो कहती है चलो, तो रंजितवा चुपचाप उठता है, उसके उनके यहाँ चला जाता है। अब जो जो चीजें यहाँ रंजितवा को नहीं मिल रही थी, वो अपने घर में रंजितवा का पूरी तरह से ख्याल रखती है। वो सब चीज उसे देती है। वो देखती है उसे रिफिल से लिखते हुए, केवल रिफिल से लिखते हुए, तो अपना पेन भी देती है। और वो जो लड़की है, उसके घर में और कोई नहीं है, वो है और एक उसकी बूढ़ी दादी है। उसके माता पिता एक एक्सीडेंट में मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। वो एक बड़े घर की लड़की थी, उसके माता पिता बहुत बड़े, उसके पिता बहुत बड़े अधिकारी थे, बहुत बड़े इंजीनियर थे। और माँ के साथ, उस लड़की की माँ के साथ कहीं वो यात्रा कर रहे थे, किसी साइट की विजिट पर जा रहे थे, रात को अचानक से बुलावा आया था। तो अब घर में अपनी बूढ़ी माँ को और बेटी को छोड़ के गए थे, और रास्ते में वो दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं और उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। तो तब से वो और उसकी बूढ़ी दादी वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनका दुनिया में और कोई सहारा नहीं बचता है। तो रंजितवा को वहां भी वो अच्छा प्यार मिलता है, अपनी उस दोस्त के कारण, उसके घर में जाकर के। तो काफी समय उसका वहां उसके साथ, दोस्त के साथ ही गुजरता है। या तो रंजितवा अब अपने दोस्त के घर में होता है, या वो दोस्त उसके रंजितवा के घर में होती है। दोनों का साथ बहुत अच्छा गुजरता है। अब माया देवी जबरदस्ती पीछे पड़ी है रंजितवा को, तुम्हें तरबूज खाना पड़ेगा। और रंजितवा कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें तो तरबूज खाना ही नहीं है। अब माया देवी का तरबूज क्या है कि गर्मी के दिनों में तरबूज आया था, तरबूज काटने के बाद फ्रिज तो है ही नहीं, उस समय जमाना भी नहीं था फ्रिज का, और नवल नारायण की कह सकते हैं एक तरह से कि औकात भी नहीं थी फ्रिज खरीदने की, होता भी नहीं था घर घर में फ्रिज। तो वो तरबूज कटा हुआ, उसका अभी एक चौथाई हिस्सा खत्म हुआ है, तीन चौथाई हिस्सा बचा है, और तरबूज खट्टा होने लगता है, खराब होने लगता है। अब माया देवी को लगता है इसे खिलाना है, खत्म करना है ना किसी तरह से। और वो जो उसकी दोस्त है, उसको भी जबरदस्ती पकड़ती है माया देवी, तुम भी खाओ। तो वो कहती है चाची आज बहुत खातिरदारी कर रही हैं, हमें भी पूछ रही हैं, इसको भी पूछ रही हैं। आज के पहले तो आप नहीं इसको पूछती थी, हमें तो कभी पूछा ही नहीं, इसको भी तो आप कभी पूछती नहीं थी, खाने के लिए तो नॉर्मल खाना आप कभी इसको पूछती नहीं है। तो माया देवी को बहुत चिड़चिड़ापन आ जाता है। माया देवी एक डंडा उठा के दोनों को कहती है इसे खाना पड़ेगा,
फेंकना नहीं है इसे। तब रंजीतवा को समझ आता है कि लगता है बाहर जाके मुखिया जी को ये बताना पड़ेगा कि डंडा उठा के खट्टे तरबूज हमें खिला रही है। लेकिन वो जो लड़की है, रंजीतवा की दोस्त, वो थोड़ी चालाक है। वो पूरा कटोरा उठाती है, कहती है चलो मेरे साथ चलो, और माया को कहती है हाँ हम जाएंगे, खाएंगे, हम अपने घर में जाके खाएंगे। और लेके जाती है, और जैसे ही घर से बाहर निकलती है उसे नाली में फेंक देती है। और अपने घर में जाके अपनी दादी को कहती है दादी अभी तरबूज मंगा दो। और फिर उसकी दादी एक छोटे सा तरबूज मंगाती है बाहर से, और वो तरबूज काट के फिर अजितवा वहां अच्छे से तरबूज खाता है अपनी उस दोस्त के साथ बैठ के। फिर वापस लौटते हैं दोनों घर में, थोड़ी देर बाद कटोरा पकड़ा देते हैं। माया पूछी तरबूज खा लिया? तो हाँ, तो माया कहती है और खाओ, क्योंकि माया का तरबूज खत्म नहीं हो रहा। और इस बीच में नवल नारायण भी अपनी ड्यूटी खत्म करके आ गए हैं। तो माया नवल नारायण को कह रही है अब आप भी थोड़ा तरबूज खाइए, तरबूज खत्म नहीं हो रहा है। तो तरबूज तो अब तक खट्टा हो चुका है, पूरी तरह से खराब हो चुका है। तो जैसे ही नवल नारायण के पास तरबूज दिया जाता है, तो नवल नारायण कहते हैं नहीं मुझे तो नहीं खाना है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अगर इसका थोड़ा सा भी फेंकाया तब समझना हम तुम लोगों को बताते हैं। तो अंत में रोते कुड़ते हुए माया और नहुआ बकलेशवा सब मिलके कैसे तरबूज खाते हैं, अब आप ये कल्पना कर सकते हैं। रजतवा मना कर देता, बोला नहीं अब और मेरे बस का नहीं है, यही हम काफी खा लिए। ये कह के दोनों खूब खिलखिला के हंसते हैं, रंजितवा और रंजितवा की वो दोस्त। संजय भैया बोल उठते हैं ये नवल नारायण का असली चरित्र बता रहे हैं रंजन बाबू, छोटी छोटी बातों में। हमने कहा संजय भैया असली चरित्र छोटे छोटे बातों में ही झलकता है, छोटे छोटे बातों में ही आपको पता चलेगा। फिर मैं आगे बताता हूं, एक और कारनामा नवल नारायण करते हैं। उस वक्त तक सरकार के तरफ से परिवार नियोजन का खूब प्रचार प्रसार किया जाता था। तो परिवार नियोजन के लिए निरोध अस्पतालों में मुफ्त बांटे जाते थे। कुछ जो सरकारी हॉस्पिटल के स्टाफ हैं, कुछ नर्सें हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, जब पोस्ट ऑफिस में किसी काम से आते थे तो नवल नारायण उनसे मांग लिया करते थे, सैकड़ों की संख्या में। और नवल नारायण ने उसका एक अद्भुत आविष्कार किया। नवल नारायण उस निरोध कंडोम को फुला देते थे, गुब्बारा बना देते थे, और बकलेसवा को और अरनहुआ को खेलने के लिए देते थे। और फिर कहते थे उसे नहीं देना है, रंजितवा को नहीं देना है, इसे बकलेसवा खेलेगा, अरनहुआ खेलेगा, उसे तो बिल्कुल भी नहीं देना है। और माया के पास बाकी बचे हुए स्टॉक कंडोम के बक्से में पड़े रहते थे। अब माया को जब मन करेगा तो हर दिन 2-3 कंडोम निकाल के दिया जा रहा है बच्चों को, जिसे नवल नारायण बड़े ही शिद्दत से मुंह से फुला करके उस पे गांठ लगा के बड़ा सा गुब्बारा बना के दोनों को देते हैं। और रंजितवा को कहते हैं इसे नहीं देना है। ये रंजितवा की वो दोस्त आके देखती है एक आध दो बार, रंजितवा बताता है उसे कि ऐसा कुछ हुआ कल, क्योंकि वो आके हमेशा पूछती है कि आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, कुछ हुआ तो नहीं। तो वो सब कुछ साझा करता है। रंजितवा को नहीं पता ये क्या है। रंजितवा कहता है एक बड़ा सा गुब्बारा आया है, उनको दिया गया है और हमें कहा गया है इसको नहीं देना है। तो वो दोस्त देखती है उसकी, वो कहती है, उसको पता नहीं कैसे उसे समझती, उसे पता था, कहा ये बहुत गंदा चीज है, अच्छा है तुमको नहीं चाहिए, तुमको ये मिलना भी नहीं चाहिए, दे तो भी नहीं लेना। तो रितवा कहता है इतनी गैरत तो मेरे अंदर है, नहीं लूंगा। उस वक्त तक गैरत शब्द से रंजितवा वाकिफ नहीं था, लेकिन वो फीलिंग उसके अंदर आ गई थी। तो रंजितवा वो बात केवल उसको भाव से ही समझा पाता है, कहता है ये बात तो है कि मुझे नहीं लेना है, मिले तो भी नहीं लेना है। तो वो समझाती है बिल्कुल भी नहीं लेना है, छूना भी नहीं है उसे। तो वो उससे वादा करता है कि हम नहीं लेंगे।
लेकिन यहां से नवल नारायण के जो दो पुत्र हैं ना, बकलेश्वा और अरनौआ, ये कंडोम के गुब्बारे से खेलते हैं। इनका बचपन जो है कंडोम का गुब्बारा खेलते हुए गुजरा है। इसीलिए ये दोनों एक नंबर के ढंग से चरित्रहीन भी बने हैं, क्योंकि खिलौना इन्हें खेलने के लिए नहीं मिला है। इनका बाप इतना बड़ा नालायक है कि उसने इनको खेलने के लिए क्या दिया है, ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो जनार्दन चाचा और संजय भैया कहने लगे, ये नवल नारायण को लानत है रंजन बाबू, ये कंडोम का गुब्बारा बना के लेकिन फुलाता कौन था? ये संजय भैया ये कह के हंसने लगे। ये नवल नारायण ही फुलाते थे ना। मैं बोला तो और उसमें गुब्बारा में हवा कौन भरेगा? जाहिर सी बात है माया भरेगी नहीं, दोनों बच्चों से भराएगा नहीं, तीसरे बच्चे को तो देना ही नहीं है रंजीतवा को। तो बड़े शौक से सुबह सुबह उठ के नवल नारायण 4-5 कंडोम में गुब्बारा भरते थे, गुब्बारे उसको गुब्बारा बनाते थे, उसमें हवा भरते थे, उसे बांध देते थे रस्सी से और पकड़ा दिया जाता था, ले अरनौआ, ले बकलेसवा, खेल अब, और उसको नहीं देना। और इसी तरह से इनका बचपन आगे बढ़ा है। इस बीच में कांड हो जाता है। जाहिर सी बात है नवल नारायण का चरित्र ही ऐसा है। लेकिन अब चूंकि संजय भैया ने और जनार्दन चाचा ने लानतें भेज दी हैं, तो हमने कहा जब आपने लानतें भेज दी हैं तो जो आगे कांड होता है वजीरगंज में, हम वो आपको अगले एक अंक में बताएंगे, 35वें अंक में। हमने आज सोचा था कि कहानी आज वजीरगंज से आगे बढ़ जाएगी, लेकिन नहीं बढ़ पाई। जनार्दन चाचा और संजय भैया ने बीच में ही लानतें भेज दी हैं नवल नारायण को। तो संजय भैया जनार्दन चाचा कहते हैं नवल नारायण के हर कारनामे पे लानत भेजने का मन करता है रंजन बाबू, और बहुत अजीब फील हो रहा है कि ये नवल नारायण के जो पुत्र थे या नौवा बकलेसवा, ये कंडोम का गुब्बारा बना के खेलते थे। मैं बोला खेलते थे तो उनका बच्चों का क्या कसूर है? संजय भैया और जनार्दन चाचा, नवल नारायण देते थे बना के खेलने के लिए। और ये जो नवल नारायण ने वहां से शुरू किया, आगे आने वाले 10-15 सालों तक नवल नारायण उनको कंडोम का गुब्बारा से खिलवाते रहे। 10वीं पास करने से पहले तक अरनौआ कंडोम के गुब्बारे से खेलता रहा है, बकलेसवा कंडोम के गुब्बारे से खेलता रहा है। इनका जीवन ही कंडोम के गुब्बारे से खेलते हुए गुजरा है। उस बीच में तो रंजीतवा अपनी नौकरी में भी चला जाता है, लेकिन ये दोनों नवल नारायण द्वारा फुलाए जा रहे गुब्बारे से, कंडोम के गुब्बारे से खेल खेल के अपना बचपन गुजारे हैं। इनके बाप ने यही खिलौना इनको दिया है। यही नवल नारायण की औकात है जो अपने बच्चों को यही खिलौना दे सकता था। तो जनार्दन चाचा बोले, सही बात बोल रहे हैं, नवल नारायण की यही औकात है। दे तो बहुत कुछ सकते थे, लेकिन देने के लिए दिल चाहिए। लेकिन दिल तो संजय भैया कहते हैं दिल तो नवल नारायण का इतने लोगों में बंट चुका है, इतने लोगों में बटा हुआ है बाहर, कि उनके पास दिल कहां बचा है जो बच्चों को कुछ देते। तो जनार्दन चाचा कहते हैं सही कह रहे हो संजय, एकदम सही कह रहे हैं। तो मैं कहता हूं अब आप लोग आपस में बातें करिए, कहानी के बारे में चर्चा करिए। तब तक हम अब आते हैं अपना नियम पूरा करके। 34वां एपिसोड खत्म हो चुका है, तो बाथरूम करके आते हैं, फिर आपको आगे की बात बताएंगे। तो हम चले आते हैं बाथरूम लघु शंका करने। और आपको पता है कि अब आज का कहानी खत्म हो गया है, तो अब मैं हूँ रंजन कुमार, आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार। फिर जुड़िएगा जनाब अगली कथा में। और जब तक अगली कथा नहीं आती, तब तक के लिए आप सभी जुड़े हुए व्यूअर्स को शाप्रेम नमस्कार।